हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे यूनिट 1 ऑफ लैंग्वेज 1 दैट इज़ यूजफुल फॉर आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें हम यूनिट 1 के सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ बाय या मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। सो ये जो वीडियो है वो आईटेप के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी अगर हम एमडीयू की बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ऑफ 5 मार्क्स कि राइट एन एसे ऑन बाय या मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। सो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे तो आप इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, वेरी इजी लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो बाय या मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। हम जैसे बाय लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज जो होती है आप जो बोलते हो, है ना, वो कैसे बोल सकते हो, या तो बायलिंगुअलिज्म में या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म में। सो क्या होता है ये वो देखते हैं। सो बायलिंगुअलिज्म बेसिकली मीन्स, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो मरियम वेबस्टर ऑनलाइन थिसॉरस डिफाइंस बायलिंगुअलिज्म एज द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, कि जब आप दो लैंग्वेजेस बोल पाओ आसानी से अपने डेली यूज में, है ना। सो द फ्रीक्वेंट ओरल यूज ऑफ टू लैंग्वेज, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ कौन सी दो लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में। सो व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम बायलिंगुअलिज्म, है ना, अगर मैं दो लैंग्वेज में बात करता हूँ। सो दूसरी तरफ आता है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म जैसे वर्ड ही डिपिक्ट कर रहा है, मल्टी मीन्स दो, तो बाय तो क्या हो गया, दो लैंग्वेजेस। अगर मल्टी की बात करें तो इट मीन्स कि बहुत सारी लैंग्वेज, मतलब दो से ज्यादा लैंग्वेजेस अगर हम बोल पाए। सो मल्टीलिंगुअल इज एज ऑफ कंटेनिंग और एक्सप्रेस्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, की जब आप क्या कर सको, अपनी बात को अलग अलग लैंग्वेजेस में कह सको। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, बट अगर बाहर की भी बात करो कि आप फ्रेंच भी बोल पाओ, स्पेनिश भी बोल पाओ, है ना, और उर्दू भी बोल पाओ, तो हर लैंग्वेज आप बोल रहे हो बहुत सारी एक साथ, हिंदी इंग्लिश, तो वो क्या हो गए, मतलब दो से ज्यादा लैंग्वेज आप बोल पाओ, तो उसका मतलब क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दो बोल सकते हो आप, डेली यूज में फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, तो आप बायलिंगुअल हो। बट अगर दो से ज्यादा तो आप मल्टीलिंगुअल हो। ओके। सो आता है इसके बाद कि इसका क्या है इंडिया में कॉन्सेप्ट बाय या मल्टीलिंगुअलिज्म का। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। क्यों है, क्योंकि उसकी खुद के पास, इंडिया के पास 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, जो इंडिया के 8 शेड्यूल में लिखी हुई है। इसी वजह से जो लैंग्वेज 1 जो आपका सब्जेक्ट है, आपके पेपर में दिया हुआ है। आप लैंग्वेज 1 में कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या ऑप्ट किया है, इंग्लिश ऑप्ट किया है हमारी यूनिवर्सिटी ने, एमडीयू ने। सो इंग्लिश जो है लैंग्वेज 1 में ऑप्ट करवाया है आपका, कि इंग्लिश आपको मैंडेटरी है। सो हर यूनिवर्सिटी का अलग होगा, जैसे जो रीजनल यूनिवर्सिटीज होंगी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी जिन्हें बोल सकते हो, वहाँ पे उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 में पेपर आएगा। ओके। सो लैंग्वेज 1 में इसलिए ही दिया हुआ है कि आप अगर इसका सिलेबस, अगर आप इसका जैसे हेडिंग देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो मैंने इस सब्जेक्ट की हेडिंग क्या लिखी हुई है, लैंग्वेज 1 एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 दी हुई है ना। तो अब उसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और आप पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश है। सो इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री विद ओवर 19,500 लैंग्वेजेस स्पोकन, की हमारी इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। द एबिलिटी टू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज इज कॉमन इन इंडिया, कि आप अगर एक से ज़्यादा भाषा में बात कर रहे हो तो ये बहुत कॉमन है इंडिया में, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके। सो द कंट्री हैज़ 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि आप बात कर सकते हो हिंदी, इंग्लिश, है ना, मराठी, मलयालम, ओके, और आप बात कर सकते हो बंगाली, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये संस्कृत, तो ये सारी क्या है आपकी कुछ 1 ऑफ द 22 लैंग्वेजेस में से हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
उसके बाद आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है क्या हमारी इंडिया की। अब आपको पता है कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जहाँ पे एक से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, दो या दो से भी ज़्यादा। सो तो फिर यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है वो क्या कहती है इसके बारे में। सो हिंदी एंड इंग्लिश, द कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा है कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो हिंदी में ही होंगे, विद इंग्लिश कॉन्टिन्यूइंग एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है, उसका क्या एक तरह से आप बोल सकते हो दायरा है, तो वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। कि हिंदी में लिखा होगा तो उसके साथ इंग्लिश में भी आ रखा होगा ट्रांसलेट करके एज अ टाइप। सो इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। और हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं सारे काम वो हिंदी में होंगे और विद इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भी होगी उसमें और हिंदी भी होगी। उसके बाद आता है स्टेट लैंग्वेजेस। तो स्टेट लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल तमिल इन तमिलनाडु, मराठी इन महाराष्ट्र, बंगाली इन वेस्ट बंगाल, है ना। तो हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हमारे हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बोली जाएगी, हिंदी या हरियाणवी? कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी या हरियाणवी। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर। सो उसके बाद है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो हमारे जो सिलेबस होते हैं, हम जो पढ़ते हैं, वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत ही सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या है ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? बाय द वे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, सजेस्ट किया था सबसे पहले। फिर ये एनईपी जो आई थी उसमें इसके बारे में बताया गया था। तो अभी भी जो एनईपी 2020 है उसमें भी इसी रूल को फॉलो किया हुआ है, किसको, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहता क्या है, सो ये कहता है कि स्कूल्स को जनरली फॉलो अ सिस्टम वेयर स्टूडेंट लर्न को, तो स्कूल को ये फॉर्मूला है वो अडेप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकें। ओके, तो क्या कहता है ये कि हमारी जो पहली भाषा है वो क्या होनी चाहिए, हमारी रीजनल या स्टेट लैंग्वेज। ओके, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर टीचर कहाँ का है, अगर टीचर हिंदी स्टेट से आता है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, और फिर उसकी ड्यूटी हो गई किसी साउथ स्टेट में या फिर आप बोल सकते हो ईस्ट स्टेट में, तो क्या होगा कि फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उससे ये लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन सी, उसकी रीजनल या स्टेट लैंग्वेज। इसलिए ये बेटर होता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट में जॉब आपको इजीली मिल सके। सो आपको क्या आनी चाहिए, रीजनल और स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि ये मराठी, बंगाली, है ना, तमिल, ये सारी। उसके बाद आता है हिंदी और अनदर इंडियन लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्टेट्स। ठीक है, हिंदी, अगर कोई नॉन हिंदी स्टेट है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती तो आप दूसरी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो हिंदी के अलावा, बट जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे हिंदी। उसके बाद है इंग्लिश थर्ड, और अनदर मॉडर्न लैंग्वेज। तो मॉडर्न लैंग्वेज कौन सी हो गई, जो अब जो लैंग्वेजेस आ रही है बाहर की, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी लैंग्वेजेस किस में आ जाएंगी, मॉडर्न लैंग्वेज में आ जाएगी। तो आप कोई तीन लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो जिसमें एक स्कूल का जो करिकुलम है या फिर स्कूल में जो पढ़ाई है वो चलेगी आपकी 12th तक। उसके बाद आ जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म इन डेली लाइफ। सो मल्टीलिंगुअलिज्म इन डेली लाइफ क्या है कि अर्बन इंडिया में क्या होता है कि अर्बन इंडिया में जो मोस्ट एजुकेटेड इंडियंस कैसे होते हैं, बायलिंगुअल होते हैं, ट्राइलिंगुअल होता है, कि उनको या तो दो भाषा आती है या फिर दो से ज़्यादा, मतलब तीन भाषा आती है। ओके, तो वो अपनी मदर टंग में भी बात कर लेते हैं, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं और हिंदी में भी बात कर लेते हैं, कौन, जो शहर में जो लोग रहते हैं। उसके बाद आता है रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में क्या आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज स्टिल कॉमन, कि कॉमन ही है वैसे तो, बट रूरल एरियाज में क्या होता है, लोग रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा डोमिनेट करती है, फिर उसकी ज़्यादा पावर है वहाँ पे। लोग गांव जो होते हैं उसमें रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट।
तो आपने देखा होगा मूवीज़ में, है ना, या फिर आपकी कोई भी स्क्रिप्ट में, रोल प्लेइंग में आप देखते हो आजकल जो आप ये नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आती है वो मोस्टली किस स्टेट से बिलोंग होती हैं? हरियाणा से, है ना, बिहार से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से। तो इन जो स्टेट है उनको फोकस किया जा रहा है। वो किस लिए किया जा रहा है? किस लिए किया जा रहा है कि सिर्फ इंग्लिश या हिंदी ही नहीं, बाकी लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल हो, है ना। सो मूवीज, म्यूजिक एंड न्यूज आर प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि हर न्यूज़ चैनल के, मोस्टली जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं उसके अब जहाँ के फॉर एग्जांपल जैसे आज तक ही लगा लो कि आज तक का आप देखोगे चैनल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, ओके। या फिर अदर जो बाकी की जो 20 लैंग्वेजेस हो गई, है ना, जो शेड्यूल में लिखी हुई हैं, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, तो उसमें भी सारे चैनल्स होते हैं आज तक के। मूवीज़ का भी यही काम है कि मूवीज़ आप देखते हो कि बॉलीवुड की मूवी है वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी क्रिएट होती है, या फिर आपने देखा होगा अभी पुष्पा 2, है ना, वो साउथ इंडियन मूवी है बट उसको हिंदी में भी रिलीज किया गया। किसके लिए? ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट हो सके, ओके। सो वर्क एंड गवर्नमेंट में भी क्या होता है, ये सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो वर्क एंड गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे काम काजी जगह होती है, फिर गवर्नमेंट में इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस में, आईटी और हायर एजुकेशन में। और हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं लोकल गवर्नेंस सेक्टर में। मीन्स कि जब गांव वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे, या फिर लोकल जो फॉर एग्जांपल पंचायत की बात करो आप, है ना, या जिला परिषद की बात करो, तो वहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं? या तो उधर की रीजनल लैंग्वेज। अब अगर आप यहाँ पे किसी पंचायत में देखोगे तो क्या भाषा यूज़ करेंगे? वो हिंदी का क्या डायलेक्ट यूज़ करेंगे? हरियाणवी डायलेक्ट यूज़ करेंगे। सो अब अगर हम बात करें लोकल गवर्नेंस में, तो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है चैलेंजेस और बेनिफिट्स क्या हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के। तो जैसा कि आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो खुद से कि अगर मल्टीलिंगुअलिज्म है तो वहाँ पे एजुकेशन जो है, एजुकेशन और गवर्नेंस और लीगल मैटर में लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर रोल प्ले करता है ना। लैंग्वेज की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप साउथ सदर्न स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? वो तमिल बोलेंगे, मराठी बोलेंगे, बट आप कैसे बोल पाओगे उसे? या फिर अगर आपको उन स्टेट में जाके एजुकेशन लेनी है ना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, वो मोस्टली क्या बोलेंगे? वहाँ की लोकल लैंग्वेज। सो ये बैरियर है किस चीज़ के लिए? आपकी एजुकेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए और लीगल मैटर्स के लिए। उसके बाद आता है अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पीकर्स ऑफ लेस डोमिनेंट लैंग्वेजेस की। जो अ, आप अपनी क्लास से ही लगा के देख लो कि कुछ बच्चे क्या हैं, हिंदी मीडियम में, है ना, और मोस्टली बच्चे क्या हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो डोमिनेंस जिसका ज़्यादा है उसी की पावर, है ना। वही रूल चला हुआ है कि अनइक्वल एक्सेस मिलता है उनको जिनकी पावर लेस है, जो लेस डोमिनेंट है। बट जो हाई हैं तो उनकी उनकी उनका ही राज चलता है एक तरह से। उसके बाद है पॉलिटिकल टेंशंस ओवर लैंग्वेज आइडेंटिटी, कि अब पॉलिटिकल टेंशंस भी रहती हैं, टेंशन इन द सेंस कि पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं लैंग्वेज आइडेंटिटी पे। जैसे कि एग्जांपल ऑपोजिशन टू हिंदी इम्पोजिशन इन सदर्न स्टेट्स, कि सदर्न स्टेट में क्या बोला गया था कि अगर आप जैसे एक बारी क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना रहे थे, बट सदर्न स्टेट ने मांग रखी कि उनको जो हिंदी आती ही नहीं है ना, तो फिर उस हिंदी को हटा के फिर उन्होंने उनके जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं उसके हिसाब से उनकी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल कर दिया, ओके। बट जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? मोस्टली किस में होते हैं? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। तो उनको इंग्लिश भी आती है और उनकी रीजनल लैंग्वेज भी आती है, तो वो बायलिंगुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन? सदर्न स्टेट वाले। सो पॉलिटिकल टेंशंस ओवर लैंग्वेज आइडेंटिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल ड्रामा और ये सब भी क्रिएट होता है लैंग्वेज आइडेंटिटी के बेस पे। उसके बाद है बेनिफिट्स क्या हैं इसके। सबसे पहले तो कॉग्निटिव और सोशल एडवांटेज मिलता है आपको, कि अगर आप ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हो तो आपको ज़्यादा दिमागदार समझा जाता है ना, ज़्यादा आप संज्ञानात्मक क्रियाएं ज़्यादा करते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो अलग अलग वे में। और सोशल एडवांटेज
मीन्स कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में जा रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर ढल जाओगे, मतलब बात करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ का एडवांटेज लोगे। उसके बाद है रिच लिटरेरी। अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, अगर हमारी जैसे कंट्री मल्टीलिंगुअलिज्म है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा अलग अलग लैंग्वेजेस में। कल्चरल ट्रेडिशन इतने ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ अवर डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर मैनी इंडियंस कैन कम्युनिकेट इन मल्टीपल लैंग्वेज। कि अगर आप को लैंग्वेजेस बहुत सारी आती है, फॉर एग्जांपल इंडियन है, हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तो आपको क्या मिलेगा, एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। आप जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो पूरे संसार में बिकॉज ऑफ दिस कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में। सो ये इसका एक तरह से चैलेंज या बेनिफिट्स। तो चैलेंजेस थे पहले, फिर बेनिफिट्स। फिर उसके बाद आता है फोर्थ वन इज फ्यूचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसका क्या फ्यूचर है इंडिया में। तो सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज इंक्रीजिंगली डोमिनेंट इन हायर एजुकेशन अर्बन वर्क प्लेसेस। कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन सेक्टर में और अर्बन वर्क प्लेसेस में, जैसे शहर में जो इंडस्ट्रीज है ना, बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या चीज कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस उसको भी प्रिजर्व करा गया है, इसलिए जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको एक तरह से दर्जा दिया गया है किस चीज़ का, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का, है ना, कि जो रहेंगी ही, इनको हटा नहीं सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन से। सो प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस। की अभी जैसे आप देख सकते हो बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में ही, कि उनकी जो सही बात क्या है, वो रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करोगे तभी बहुत अच्छे होंगे। तो हिंदी को भी प्रमोट करें और बाकी रीजनल लैंग्वेज को, इंक्लूडिंग डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, डिजिटली जो कंटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे देख लो आप। पहले अगर आप टीचर्स को देखोगे तो वो क्या यूज़ करते थे, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज। बट अब क्या हो चुका है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आप उसकी ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसलेशन में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिट है इसका। तो एआई एंड मशीन ट्रांसलेशंस आर मेकिंग इट इजियर टू ब्रिज लिंग्विस्टिक गैप। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा एक ऐप गूगल के द्वारा, गूगल ट्रांसलेट, है ना। गूगल ट्रांसलेट ने क्या मदद कर दी है, अगर आप दूसरी सिटी में या दूसरे स्टेट में जाते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आप इजीली गूगल ट्रांसलेटर के जरिए अपनी जो आप भाषा बोल रहे हो उससे बोलकर दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एआई और जो मशीन ट्रांसलेशन है उन्होंने बहुत इजी बना दिया है, इस लिंग्विस्टिक गैप को एक तरह से खत्म कर दिया है ना। आप इजीली समझ सकते हो दूसरों की भी भाषा और अपनी भाषा भी समझा सकते हो, अपनी बात भी समझा सकते हो। सो मल्टीलिंगुअलिज्म का जो फ्यूचर है, अगर हम बात करें इंडिया में, तो अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव ही है ना। कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। आप इतना ही पेपर में लिखोगे, अगर ये 7 मार्क्स में भी आएगा या 4 मार्क्स में भी आएगा, तो इतना आप लिखाओगे तो आपके बहुत अच्छे से मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, 5 आउट ऑफ 5 या 7 आउट ऑफ 7। अगर पूरे भी नहीं मिलेंगे तो 0.5 या 1 से कम। ओके, सो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द ITEP कोर्स। उनको बोलो कि इजी पथ एजुकेशन बाय शिवानी चौहान ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट विल हेल्प मी अलॉट। So thank you so much. Have a nice day, students.